नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास की। तो दोस्तों, हम प्राचीन इतिहास में अभी प्रेजेंट में जो बात कर रहे थे अपने पिछले क्लास में, वो हम बात कर रहे थे उत्तर वैदिक काल की। और अभी तक हमने उत्तर वैदिक काल के विषय में जो हमारे प्रमुख वेद ग्रंथ थे उनके बारे में हमने जान लिया था। जैसे चारों वेद हो गए थे, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद के विषय में हमने जान लिया था। और साथ ही साथ हमने देखा था कि किस तरीके से वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जो भौगोलिक विस्तार था वो सप्त सैंधव प्रदेश से बदलकर कहाँ पे पहुँच गया था, मध्य क्षेत्र की तरफ पहुँच गया था। तो यहाँ तक की बातें हमारी पूरी हो गई थी। इसके बाद हमको आज जो विषय देखने हैं वो हमको देखना है कि जब ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल की तरफ हम पहुँचते हैं तो इस समय जो लोगों के जीवन में परिवर्तन आए थे वो किस तरीके से आए थे। इस समय लोगों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बड़ा बदलाव आ गया था। लोगों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बड़ा बदलाव आया था। और इसका कारण क्या था? अगर हम इसके कारण के विषय में जाते हैं दोस्तों, तो हम पाते क्या है कि इस समय जो था लोग कहाँ पहुँचे थे, मध्य क्षेत्र में। और जब हम मध्य क्षेत्र तक पहुँचते हैं तो एक तो पहली चीज़ क्या थी कि लोग थोड़ा सा ऐसी जगहों पे पहुँच गए जहाँ पे नदी घाटियों का ज़्यादा प्रभाव था, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पे उनको भूमि उपजाऊ मिलने लगी थी। मैदानी क्षेत्र ऐसे में यहाँ पहुँचे थे, इनको उपजाऊ भूमि मिलने लगी थी। और अगर उपजाऊ भूमि मिली तो इसका मतलब था कि इनकी कृषि में विकास हुआ, इनकी कृषि में विकास हुआ। और दूसरा क्या था, हमने पिछले भाग में देखा था कि इस समय इनको लोहे का भी ज्ञान हो गया था। किसका ज्ञान हो गया था? लोहे का ज्ञान हो गया था। तो जब लोहे का ज्ञान हो गया तो इन्होंने उसका प्रयोग ऐसे औजारों को बनाने में किया जिससे कि इनको कृषि में लाभ हुआ। साथ ही साथ इन्होंने उसके साथ हथियार वगैरह भी बनाए, साथ ही साथ इन्होंने हथियार वगैरह भी बनाना शुरू किया। तो इस कारण से क्या हुआ कि जब ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल की ओर जाते हैं तो सामाजिक अगर आर्थिक परिवर्तन हुआ तो सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन स्वाभाविक है। हमने हड़प्पन काल में भी देखा था कि जिस तरीके से आर्थिक जीवन चलता है उसी प्रकार से सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक जीवन में बदलाव आते जाते हैं। सबके रहस्य में होता है आर्थिक जीवन ही। तो आइए हम आज के अपने टॉपिक में शुरू करते हैं इन्हीं सब चीज़ों को और देखते हैं कि ये परिवर्तन जो आए थे किस प्रकार से आए थे, कैसे आए थे। इन सभी बातों को हम विस्तार में देखते हैं। तो फिर से आपका स्वागत है के ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। और कोशिश करिए कि एक प्लेटफॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना सके। ये आपके द्वारा ही संभव है। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो दोस्तों, हम आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो हम शुरू करने जा रहे हैं आर्थिक जीवन से। आर्थिक जीवन से तो सबसे पहले अगर हम आर्थिक जीवन की बात करते हैं तो हमने क्या देखा था हड़प्पन सभ्यता में भी जब हमने बात की थी। आर्थिक जीवन में मुख्यतः हम तीन चीज़ों की बात करते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक में तो हमारे वही आ जाते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। मतलब क्या हो गया, एक तरह से पशुपालन, खनन और कृषि। द्वितीयक में आ जाता है उद्योग वगैरह। और इसमें आ जाता है हमारा व्यापार और वाणिज्य। तो हम उन्हीं चीज़ों को अब देखते हैं, क्योंकि पैमाना तो वही रहेगा आर्थिक जीवन का, चाहे हम किसी भी कालखंड में हो, चाहे आधुनिक समय में रहेंगे तब भी यही कहानी रहेगी और हिस्ट्री में रहेंगे तब भी। तो हम सबसे पहले प्राथमिक से शुरू करते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक से शुरू करते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रक से जब हम शुरू करते हैं तो क्या देखते हैं हम कि देखिए, हमने अभी बात की क्या कि हम सप्त सैंधव प्रदेश से किधर शिफ्ट हो गए थे, अब मध्य क्षेत्र में शिफ्ट हो गए थे। ठीक है। और मध्य क्षेत्र में क्या थी, मैदानी भाग में था ऐसा जहाँ पे भूमि थी नम, मैदानी भाग में नम भूमि थी।
नम भूमि थी, नम भूमि थी, जिससे क्या हुआ, कृषि में इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हुआ, कृषि में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, पहले आर्य क्या हुआ करते थे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। आर्य क्या थे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हुआ करते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि जब ये कृषि करने लगे, तो ये क्या हुआ, एक स्थान पर रहना शुरू किए। कहाँ पे, एक स्थान पर रहना शुरू किए। और जब एक स्थान पर इन्होंने रहना शुरू किया, तो जो इनका प्राइमरी जो पहले हुआ करता था पशुपालन, जो पहले पशुपालन था, वो बन गया सेकेंडरी, और सेकेंडरी जो हुआ करता था कृषि, ये बन गया प्राइमरी। तो हमने देखा था, पिछले भाग में भी देखा था अपने, कि जब कृषि में उन्नति होती है तो उसका प्रभाव जब समाज पर ज़्यादा पड़ता है। और अगर हम बात करें इस समय की उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं, तो इस समय जो आर्थिक स्थिति थी, इस समय की प्राथमिक क्षेत्र में जो आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें, तो ये अल्प अधिशेष की थी। पशुपालन से कृषि की तरफ मूव करने लगे थे। और जो पहले एक तरह से नॉर्मल निर्वाह मूलक हुआ करता था, जो पहले एक तरह से सिर्फ निर्वाह मूलक, जितना आमदनी उतना ही खर्च हुआ करता था, बराबर खर्च, यही हुआ हमारा निर्वाह मूलक। और अब क्या हुआ कि आमदनी थोड़ी बढ़ गई, थोड़ी सी बढ़ गई, और अब ये खर्च से ज़्यादा हो गई, जिस कारण से क्या हुआ कि इस समय जो अर्थव्यवस्था थी प्राथमिकी क्षेत्र में भी, वो क्या हुई, अल्प अधिशेष स्थिति में पहुंच गई। ठीक है, और इस तरीके से ये जो उत्तर वैदिक काल था, ये बड़े परिवर्तन का युग हुआ। क्या हुआ, बड़े परिवर्तन का युग हुआ। और इसका प्रमुख कारण क्या हुआ, इसके जो प्रमुख कारण हुए वो क्या हुए, एक तो कृषि में लोगों की रुचि बढ़ी, दूसरा क्या हुआ, लोहे का हथियार और औजार बनना शुरू हुआ, लोहे के हथियार और औजार बनना शुरू हुए। ठीक है, और साथ ही साथ नदी घाटियों तक ये लोग पहुंच गए, इस तरीके से इस समय कृषि का विकास हुआ और एक जगह पे ये बसने लगे। इन्हें दो फसलों यव और ब्रोही, जिसको धान भी कहा जाता है, उसका ज्ञान हुआ। और साथ साथ में गेहूँ, जिसको गोधूम कहा जाता था, उसका भी उत्पादन शुरू हुआ। और ये कृषि में अल्प अधिशेष में पहुंच गए। कौन कौन से फसल हो गए हमारे, यव, अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन कौन से फसल थे, तो इस समय यव हो गया। उसके बाद में ब्रोही, जिसको धान भी कहते थे, ब्रोही, धान, गोधूम और गेहूँ, जिसको कहते, इनका ज्ञान हुआ। और इस समय क्या हुआ, इस तरीके से इनमें मतलब उन्नति हुई। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं अब। तो इसके फलस्वरूप हमने क्या देखा था, हमने अपने पिछले भाग में देखा था कि अगर आपका कृषि अधिशेष में जाता है, तो उसका परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम शिल्प अधिशेष में होता है, देखा था हमने। और शिल्प अधिशेष का परिणाम किस में जाता है, व्यापार अधिशेष में। तो ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे हुआ, कृषि अधिशेष तो हुआ ही, शिल्प में भी अल्प अधिशेष की स्थिति आई। ठीक है, नए नए शिल्पों का विकास हुआ।
धातु के औजार, हथियार नए तरीके के बनाए जाने लगे। भाई ये इनका ये भी तो एक तरह से शिल्पी हुए, ये भी बनाए जाने लगे। साथ ही साथ लकड़ी के काम में तेज़ी आ गई। लकड़ी के जो उपकरण बनते थे, लकड़ी के जो सामान बनते थे, उनमें भी तेज़ी आ गई। लकड़ी के कामों में तेज़ी आई। और चमड़े के वस्त्र बनने लगे। बर्तन उद्योग में उन्नति हुई। और अगर हम ऋग्वैदिक काल से तुलना करते हैं इनकी, ऋग्वैदिक काल से अगर हम तुलना करें तो धीरे धीरे करके उत्तर वैदिक काल में हम जब पहुंचते हैं तो उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल से इन सभी में तेज़ी देखने को मिली और इन सभी क्षेत्रों में वृद्धि होने लगी। और धीरे धीरे जो व्यापार था वो भी बढ़ा, उसमें भी बढ़ोतरी हुई और आंतरिक व्यापार में बढ़ोतरी हुई। आंतरिक कैसे? जैसे सिर्फ ऐसा तो नहीं था कि यही लोग थे, जो ऐसे भी तो क्षेत्र थे दूर दूर के इलाकों में जो अनार्य वगैरह हुआ करते थे, जो अनार्य वगैरह होते थे, उनसे इनका आंतरिक व्यापार जो होता था उसमें इंक्रीज़ हुआ। जैसे जो ग्रामीण सभ्यता आसपास में कई सारी हुआ करती थी, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, इस तरीके की श्रावस्ती कई ग्रामीण सभ्यताएं हुआ करती थी। और अगर जैसे कि महाभारत बीसी काल का समय आप देखेंगे ना, तो महाभारत में जैसे जो भी नाम आप सुनते हैं वो इसी समय के होते हैं ऑलमोस्ट। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इन क्षेत्रों में जो ग्रामीण सभ्यताएं हुआ करती थी, आसपास की ग्रामीण संस्कृति थी, वहाँ पे इनके आंतरिक व्यापार में वृद्धि हुई। तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, इनके आर्थिक क्षेत्र में जो इनमें आर्थिक जो परिदृश्य था वो अल्प अधिशेष क्षेत्र में पहुँच गया। अधिशेष और अल्प अधिशेष में यही अंतर है कि सिर्फ यही उत्तर वैदिक काल एक ऐसा था जहाँ पे अल्प अधिशेष था। अल्प अधिशेष फर्दर इसमें अधिशेष में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ऋग्वैदिक काल में निर्वाह मूलक था वो इसमें बीच की स्थिति आ गई। अगर भले पूरा अधिशेष नहीं हुआ लेकिन अल्प अधिशेष आ गया, मतलब इनका ग्रोथ होना चालू हो गया, इनका ग्रोथ शुरू हो गया था। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति इस तरीके से इनकी मजबूत होनी शुरू हो गई। अब हम आगे जो देखते हैं, अब हम देखते हैं इनकी राजनीतिक जीवन में किस तरीके से परिवर्तन हुआ। हम देखते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक जीवन में परिवर्तन हुआ। राजनीतिक जीवन में परिवर्तन, उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक जीवन में जो परिवर्तन हुए उनको हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो अगर जैसे हम ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं, अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं तो इस समय युद्धों का मुख्य कारण क्या हुआ करता था? युद्ध का मुख्य कारण क्या था? गाय हुआ करता था। हमने देखा था गायों की चोरी वगैरह हुआ जाया करती थी, ठीक है, और यही मुख्य संपत्ति लोगों की हुआ करती थी। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में हम पहुँचे, उत्तर वैदिक काल में जब हम पहुँचते हैं, उत्तर वैदिक काल में जब हम पहुँचते हैं तो जो युद्ध होते थे उनका मुख्य कारण अब ये गाय वगैरह नहीं थे, इनका मुख्य कारण भूमि हो गया था। इनका मुख्य कारण अब भूमि हो गया था और अब जो युद्ध होते थे वो भूमि के लिए होते थे। और पहले जो शक्तिशाली कबीले थे, पहले जो थे वो शक्तिशाली कबीले जो होते थे वो कमज़ोर कबीले की गायों को छीन लेते थे, ठीक है, कमज़ोर कबीले की गायों को छीन लेते थे ना। तो सेम वही चीज़ यहाँ भी हुई। यहाँ पे जो कमज़ोर कबीले के लोग होते थे वो जो कमज़ोर कबीले के लोग होते थे उनकी भूमियों को जो मजबूत कबीले के लोग होते थे वो छीन लिया करते थे। तो मजबूत कबीले वाले लोग क्या करते, जो होते थे कौन से, कमज़ोर कबीले के लोग, उनको छीन लेते थे। और इस तरीके से इस समय जनपद बनने शुरू हो गए। इस तरीके से जो जनपद का निर्माण था वो शुरू हो गया। छोटे छोटे कबीलों को आपस में मिला के जब ये एक दूसरे को जीत जाते तो क्या हो गया, जनपद बन जाते, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, ये जनपद जब बने तो इसमें राजा व पुरोहित हमने देखा था कि इन दोनों का युद्ध वगैरह में बड़ा योगदान रहता था। इससे क्या हुआ, इनके सम्मान में वृद्धि होने लगी, इनके सम्मान में वृद्धि होने लगी, आंशिक हो गया।
राजा का पद अनुवांशिक हो गया। जो पहले सभा समिति मिलकर चुनाव किया करती थी ना, वो अब राजा का पद अनुवांशिक हो गया। अब पहले जैसा धीरे धीरे नहीं हुआ, ठीक है। और लूट के माल में पहले जो क्या हुआ करता था, जिस तरीके से एक संपत्ति जो हुआ करती थी वो पूरे समाज की होती थी ना। पहले संपत्ति किसकी हुआ करती थी? पूरे समाज की होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब इसमें व्यक्तिगत संपत्ति का कॉन्सेप्ट आ गया था। अब इसमें व्यक्तिगत संपत्ति का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, यहाँ पे जगह नहीं बची है अब। तो इस तरीके से क्या हुआ, और साथ में अगर युद्ध वगैरह ज़्यादा बढ़ने लगे और जनपद क्षेत्र बड़ा होने लगा, इंक्रीज़ हुआ, युद्ध बढ़े, तो राजा के दायित्व भी तो बढ़ेंगे। राजा के दायित्व बढ़े, ठीक। तो राजा का जब दायित्व बढ़ेगा तो इसका प्रशासन चलाने के लिए प्रशासन जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, प्रशासनिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, प्रशासनिक जिम्मेदारी बढ़ेगी। और अगर प्रशासनिक जिम्मेदारी बढ़ेगी तो प्रशासनिक अधिकारी की आवश्यकता होगी। अगर प्रशासनिक जिम्मेदारी बढ़ रही है तो प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता होगी। अधिकारियों की आवश्यकता होगी। और साथ ही साथ अगर युद्ध हो रहा है तो थोड़ी बहुत सैन्य शक्ति भी चाहिए होगी, थोड़ी बहुत सैन्य शक्ति भी चाहिए होगी ना। और अगर सैन्य शक्ति में इंक्रीज़ करना है, प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता है, राजा के दायित्व में वृद्धि हो गई है, राजा का पद भी बड़ा हो गया है, राजा का पद भी अब पहले से बड़ा हो गया है, तो राजा को ज़्यादा धन की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? राजा को ज़्यादा धन की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? तो यही हुआ, इस समय यही हुआ। राजा को जब ज़्यादा धन की आवश्यकता हुई तो जो बलि नामक कर हुआ करता था, वो कंपलसरी हो गया। पहले लोग अपने इच्छा से दिया करते थे, अब उसको कर को अनिवार्य कर दिया गया। साथ में 2 नए कर, भाग और शुल्क करके वो भी आरोपित कर दिए गए। भाग व शुल्क 2 नए कर भी आरोपित हुए, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, प्रशासनिक ढांचे में 16 रत्निन की जानकारी मिलती है। प्रशासनिक ढांचे में 16 रत्निन की जानकारी मिलती है, ठीक है। जैसे शुरू में क्या होता था, सिर्फ सेनानी और पुरोहित हुआ करते थे। वो उत्तर वैदिक काल में टोटल कितने हो गए? 16। और पद जैसे भाग, दूत, संग्रहिता, कोषाध्यक्ष जैसे पदों का निर्धारण हुआ। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जब हम ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो एक तो राजा के दायित्वों में वृद्धि हो जाती है, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें वृद्धि हो जाती है, और राजा के और पुरोहित दोनों के जो जनता पर इम्पैक्ट था उसमें भी वृद्धि होती है, और एक तरह से जो कर का कॉन्सेप्ट था वो भी होने लगा। पहले जो बलि नामक कर एक ऐसे टेम्परेरी कर हुआ करता था, वो स्वेच्छाकारी कर हुआ था, तो वो भी क्या हुआ, अब अनिवार्य कर में कन्वर्टेड हो गया। तो इस तरीके से जो राजनीतिक परिवर्तन थे इस तरह से चलने लगते हैं, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं। को कोई कर देना कंपलसरी वगैरह नहीं था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ कि राजा को कर वगैरह देने लगा धीरे धीरे। पहले कोई पर्सनल प्रॉपर्टी वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था, हुआ करता था। जो था सबका साथ सबका विकास वाला। लेकिन अब कोई सबका साथ सबका विकास वगैरह था नहीं, ठीक है। जो है सब मेरा, जितना ले सको। लोगों में ये भावना आ गई थी, ठीक। और राजा कहता जो है सब मेरा, राजा भी यही कहता। तो धीरे धीरे क्या हुआ, लोग खुद अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहते थे, राजा अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता था, और पुरोहित जो है अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता था,
ठीक। तो इससे क्या हुआ, एक तरह से राजा और जनता में एक संघर्ष भी स्थापित होने लगा था। राजा और जनता में एक संघर्ष भी स्थापित होने लगा था। ठीक है, चलिए एक कॉन्सेप्ट हुआ। अब दूसरी ओर हम आते हैं। अगर हम पुरोहित की बात करते हैं, अगर हम पुरोहित की बात करते हैं सिर्फ, तो ऋग्वैदिक काल में क्या था? ऋग्वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद हुआ करता था, और जो धर्म था, जो यज्ञ था, वो यज्ञ वगैरह जो था ईश्वर की प्राप्ति तक, वो अपने तक ही लिमिटेड था, अपने तक में ही लिमिटेड था। लेकिन अभी क्या हुआ, इस समय क्या हुआ, इस समय लोगों का क्या हुआ कॉन्सेप्ट कि यज्ञ बड़े हो गए, और यज्ञ कराने की दायित्व किसका होता था? पुरोहित का होता था। यज्ञ कराने का दायित्व पुरोहित का था। तो इससे क्या हुआ, पुरोहित की स्थिति मजबूत हुई कि नहीं हुई? स्थिति मजबूत हुई। और जनता की अगर हम बात करें तो जनता के मस्तिष्क, एक है जनता, ये जनता है, ये पुरोहित है, और ये राजा है, ये राजा है। अब बताइए, जनता के मस्तिष्क पर पुरोहित का प्रभाव ज़्यादा होगा कि राजा का प्रभाव ज़्यादा होगा? जाहिर सी बात है, पुरोहित उसका ज़्यादा प्रभाव है, क्योंकि उसको भाई मोक्ष चाहिए, मोक्ष टाइप की चीज़ चाहिए। मोक्ष खैर कॉन्सेप्ट बहुत लेट में, अब तक मोक्ष भी धीरे धीरे आने ही लगा था। उनको ईश्वर से प्राप्ति चाहिए, और ईश्वर से प्राप्ति कौन करा रहा है? ईश्वर से प्राप्ति कौन करा रहा है? वो पुरोहित करा रहा है। तो राजा का इम्पैक्ट कम था, और पुरोहित का इम्पैक्ट ज़्यादा था। ये ज़्यादा था और ये कम था। तो राजा को क्या चाहिए था? सम्मान। तो और पुरोहित लोग क्या चाहिए था उनको? जैसे जब वो यज्ञ वगैरह कराते तो खूब धन उनकी डिमांड भी किया करते थे, इस तरीके की चीज़ें चलती थी, इसीलिए तो यज्ञ वगैरह बढ़ गए थे इतने। तो एक तरह से क्या हुआ कि राजा अब प्रशासनिक जिम्मेदारी बड़ निभाने लगा था। तो राजा और पुरोहित, इन्होंने किया एक तरह का गठबंधन। राजा और पुरोहित ने एक तरह से किया गठबंधन, और जब ये गठबंधन इन लोगों ने जब किया, तो राजा ने कहा हम तुमको धन उपलब्ध कराएंगे और तुम हमको सम्मान दिलाओ। यहाँ पे इनको धन देते, ये सम्मान लेते, एक हाथ ले एक हाथ दे, सम्मान। बात हो गई, दोनों में गठबंधन बन गया। चलिए बात हो गई, चलिए आगे चलते हैं। तो अब क्या हुआ, पुरोहित ने कहा ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। तो पुरोहितों का एक और कारण था पुरोहितों के विश्वास बढ़ने का, क्योंकि नए नए ग्रंथ भी तो लिखे गए थे ना, नए वेद लिखे गए थे, नए ग्रंथ लिखे गए थे, तो इससे भी पुरोहित का जनमानस पर प्रभाव था। तो पुरोहितों ने क्या किया, राजा के सम्मान में वृद्धि करने के लिए 3 नए यज्ञ लाए, 3 नए यज्ञों की संकल्पना दी। अब ये नए नए यज्ञ कौन से थे? एक था राजसूय यज्ञ, दूसरा कौन सा था? अश्वमेघ यज्ञ, और तीसरा क्या था? वाजपेय यज्ञ। अब इनके माध्यम तो अलग अलग थे, लेकिन कोर में इनके सब में एक ही था, राजा का सम्मान में वृद्धि। इनके कोर में क्या था? राजा के सम्मान में वृद्धि करना। इनके कोर में यही था कि राजा के सम्मान में क्या की जाए? वृद्धि की जाए। चलिए आगे देखते हैं कैसे वृद्धि होगी नेक्स्ट स्लाइड में। तो अगर हम इन यज्ञों की बात करें, यहाँ पे राजसूय यज्ञ की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, तो इसमें क्या हुआ करता था? राजसूय यज्ञ की अगर हम बात करते हैं, तो जब राजा को उत्तराधिकार मिलता था, जब राजा को क्या मिले? उत्तराधिकार मिलता था, तब उत्तराधिकार मिलने के बाद वो खूब एक वर्ष तक अथाह संपत्ति खर्च करता और पशुओं की बलि इत्यादि और यज्ञ वगैरह कराता। पूरे एक वर्ष तक खूब अथाह संपत्ति खर्च करके यज्ञ वगैरह कराता। इसमें पशु बलि वगैरह भी खूब दी जाती,
गाय बैलों भैंसों इत्यादि सभी तरह के यज्ञ सभी तरीके के पशु दी जाती थी। इवन भले गाय को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन उस समय स्टार्टिंग में क्या हुआ था, गायों की भी बलि दी जाती थी और गाय को गोहन कहा जाता था, जिसमें अतिथियों को मांस परोसा जाता था। धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आया और गाय को अघन्या कहा जाने लगा। रक्षा करने के लिए गाय को अघन्या कहा जाने लगा। ठीक है, इस तरीके से। और इसमें क्या हुआ, इससे क्या हुआ, राजा के प्रति जनमानस में एक ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रभाव गया कि राजा बहुत मजबूत है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव डेवलप करने के लिए ऐसा किया गया जनमानस में। ठीक है, उसके बाद एक किया गया अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, इसमें क्या होता कि इसमें घोड़े को छोड़ दिया जाता और घोड़े के छोड़ने के बाद जहाँ तक घोड़ा जाता वहाँ तक का क्षेत्र राजा का। तो ये राजा का साम्राज्य विस्तार करने के लिए, और जानबूझ के इसको घोड़े को ऐसे अनार्यों के क्षेत्रों में छोड़ा जाता था, जानबूझकर अनार्यों के क्षेत्र में ज़्यादा छोड़ा जाता था, इसलिए यह साम्राज्य विस्तार के लिए किया गया। अब राजा के परिवार में भी तो उसकी वृद्धि करनी है भैया, उसके सम्मान में। तो उसमें क्या होता था कि वाजपेय यज्ञ उसके लिए किया गया। वाजपेय यज्ञ इसलिए किया गया। और इसमें क्या हुआ कि राजा के भाइयों, परिवार वाले सदस्यों के में राजा को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए क्या होता था, ये किया जाता था। इसमें सुरापान वगैरह होता था, इसमें सुरापान होता, और रथों की रेस आयोजित की जाती, रथों की रेस आयोजित रहती। और इसमें राजा के रथ को इस तरह से रखा जाता सबसे आगे कि राजा ही जीते। इस तरीके की होती थी कंडीशन कि राजा ही जीते, जिससे जानबूझकर राजा को एक तरह से जिताया जाता था। राजा ही जीतता था इसमें। ठीक है, तो इससे क्या होता था, फिर राजा के सम्मान में वृद्धि होती थी। तो इस तरह से अगर यज्ञों की बात की जाए तो इन यज्ञों का मेन बेसिक जीवन क्या आवश्यकता थी, राजा के सम्मान में वृद्धि। तो इस तरीके से आर्थिक राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके का ही राजनीतिक जीवन चलता रहा उत्तर वैदिक काल में। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इन सब का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था। इन सब का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था। और अगर हम सामाजिक जीवन की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि किस 3 पैमानों पर होता है। एक तो सामुदायिक, दूसरा कौन सा, लिंग आधार पर, और तीसरा हमारा कौन सा होता था, आर्थिक आधार पर। इसी आधार पर देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तब अच्छा ही बताइए, सबसे पहले हम सामाजिक को ही देखते हैं। समाज में अब समानता थी या असमानता थी, आप बताइए अपने से। आप अभी तक सब कुछ जान चुके हैं, कुछ भी इसमें बताने के लायक नहीं बचा है, आप सब अपने आप जान चुके हैं। समाज में समानता थी या असमानता थी, जाहिर सी बात थी असमानता बढ़ गई थी, असमानता अब बढ़ चुकी थी। एक तो क्या था, पहले जो वर्ण व्यवस्था क्या थी, कर्म आधारित थी, अब वो क्या हो गई थी, अब वो जन्म आधारित हो गई थी। अब वो कर्म आधारित ना रह के जन्म आधारित बन गई। मतलब जो पहले इसमें डायनेमिक था ये कि लोग अपना वर्ड चेंज कर सकते थे, वो अब नहीं था। और ये जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में, ये एक तरह से अगर हम जाएं तो इस तरह से ब्राह्मण सबसे ऊपर, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र, इस तरह की कॉन्सेप्ट आने लगा। ठीक है, इस तरह से वर्टिकल कॉन्सेप्ट एक तरह से डेवलप हो गया। सबसे ऊपर ब्राह्मण हो गया, उसके बाद क्षत्रिय हो गया, उसके बाद वैश्य हो गया, उसके बाद लास्ट में सबसे शूद्र हो गया। ठीक है, और ये जन्म आधारित अब हो गया। ठीक है, और देख रहे हैं अगर ये इसमें सबसे पीछे कौन रह गया, शूद्र रह गया। इस तरह से एक तरह से ये दोनों ऊपर जाने लगे, लेकिन फिर भी उसमें ब्राह्मण ऊपर था। अब इन्होंने इस तरह की ग्रंथों इन्होंने लिखी तो अपने को तो भाई हमेशा ही अपने ऊपर रखेंगे। नियम बनाने वाला अपने आप को हमेशा सिक्योर रखता है, और ये कहीं ना कहीं पीछे छूटते गए। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10th मंडल जो है ऋग्वेद का, उसमें
एक विराट पुरुष के द्वारा इन वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बात की गई है, जिसमें मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क, हाथ, उदर और पैर, इनकी बात की गई, इनसे ही उत्पत्ति हुई है। मस्तिष्क सबसे ऊपर, मस्तिष्क की सबसे बड़ी जान है, तो सबसे ऊपर ब्राह्मण हो गया। क्षत्रिय युद्ध करते हैं, हाथों से युद्ध, क्षत्रिय रक्षा करते हैं, तो यहाँ पे क्षत्रिय हो गए। उधर पेट पालने के लिए भाई व्यापार करेंगे तो वैश्य हो गए यहाँ पे, और पैर शूद्र हो गए। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है, और हम कह सकते हैं यहाँ पे वर्ण व्यवस्था की पहली झलक मिलती है, हमको वर्ण व्यवस्था की पहली झलक मिलती है। तो इस तरीके से अगर हम कहें सामुदायिक आधार पर समाज में भेदभाव था, असमानता थी। लिंग आधार पर देखते हैं, अगर हम ऋग्वैदिक काल में देखते हैं तो ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह नहीं था, विधवा विवाह हुआ करता था, बाल विवाह नहीं था। और जो स्त्री शिक्षा थी वो भी थी, बालिकाओं की शिक्षा थी, और सभा समिति सभी में महिलाएं भी भाग लिया करती थी। मतलब कुल मिलाकर महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। लेकिन इस समय उसमें क्या हुआ, गिरावट आ गई। और कई कुरीतियाँ आ गई। बाल विवाह शुरू हो गया। और जब बाल विवाह शुरू हुआ और एक तरह से यहाँ पे रक्त शुद्धि का कॉन्सेप्ट आ गया था, तो इससे क्या हुआ, रक्त शुद्धि के कॉन्सेप्ट से क्या हुआ कि, और दूसरा चीज़ क्या हुआ, रक्त शुद्धि के कॉन्सेप्ट ने बाल विवाह को बढ़ावा दिया ही था। साथ ही साथ क्या हुआ कि पर्सनल प्रॉपर्टी की बात भी आ गई थी, और इस पर्सनल प्रॉपर्टी की ग्रोथ ने कहीं ना कहीं कारण बना किसके लिए, कि अब जो विधवा विवाह हुआ करता था उस पर भी कमी आ गई। विधवा विवाह ऑलमोस्ट बंद कर दिया गया। ठीक है। और ये आर्य जो रक्त शुद्धता को लेकर बहुत संवेदनशील थे, और अभी क्या था, कई बड़े बड़े जनपद बनने लगे थे। ठीक है, बड़े बड़े जनपद बन गए थे। ठीक है, और इनमें आपस में क्या था, एक दूसरे से मिलने की संभावना बढ़ गई थी। आपस में अगर देखिए एक जगह पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं, अलग अलग समुदाय के अलग अलग लोग, तो उनमें क्या हुआ, आपस में मेलजोल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ कि लोग रक्त की शुद्धता इनके बीच में बनी रहे, इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं बनी गई जिसमें कि इनकी शुद्धता ये जो बनी रहे, ऐसी नीतियों का निर्माण किया गया जिनमें महिलाएं कहीं ना कहीं पीछे छूटती गई। और यही मेन कारण था कि बाल विवाह की प्रथा शुरू हो गई थी। जिससे कि अगर महिलाएं दूसरे उसमें चली जाएंगी, दूसरे समुदाय में चली जाएंगी, तो उससे क्या होगा कि एक जो रक्त शुद्धता का कॉन्सेप्ट है वो खराब हो जाएगा। तो इस कारण से भी बाल विवाह शुरू किया गया। दूसरा, महिलाओं की जो शिक्षा की स्थिति थी उसमें भी गिरावट आ गई। अब शिक्षा की स्थिति में गिरावट आई, और हालांकि अगर हम विदेशी महिलाओं की बात करें तो मैत्रेयी और वेदवती ये विदुषी स्त्रियां थी। ठीक है, लेकिन एक बार याज्ञवल्क और गार्गी में एक संवाद चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था एक तरह से, और जब याज्ञवल्क उसमें हारने लगे तो उन्होंने भरी सभा में गार्गी का सर फोड़ने की बात कर दी। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति अब कमज़ोर हो गई थी। उसके बाद हम और आगे चलते हैं, आर्थिक आधार पर भी देख लेते हैं। अब हम अगर आर्थिक आधार पर बात करते हैं तो जितना आर्थिक विकास होगा असमानता उतनी बढ़ेगी। आर्थिक कंडीशन इम्प्रूव हुई, उतनी ही असमानता भी बढ़ती है, ये फैक्ट है।
ये फैक्ट है। तो क्या हुआ कि इस समय आर्थिक स्थिति तो मजबूत हो रही थी, तो असमानता में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा था, और दास प्रथा में इस कारण से इम्प्रूवमेंट हुआ। पहले जो सिर्फ अनार्य दास हुआ करते थे वो अब किस में कन्वर्टेड रह गए थे, वो अब सिर्फ अनार्य तक ही सीमित नहीं रह गए थे, वो आर्य और अनार्य का कॉम्बिनेशन बन गया था। आर्य और अनार्य का कॉम्बिनेशन अब बन गया। तो इस तरीके से अगर हम कुल मिलाकर हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की बात करें तो ये सारे परिवर्तन आने लगे थे। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें हम धार्मिक जीवन के विषय में देखेंगे। इसमें हम धार्मिक जीवन के विषय में देखेंगे क्या क्या जटिलताएं उसमें आ गई थी। और आज के पार्ट को हम यहीं पे रोकते हैं। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आप इसी तरह से करते रहिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, और तैयारी को अपने बढ़ाते रहिए, अपने तैयारियों को नया आयाम देते रहिए। थैंक यू।